बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं हमें दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दिया हुआ है। तो देखिएगा, ये हम जानते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी हमें दिया है संलग्न भुजाओं के सदिश अर्थात ए वेक्टर। अपन बात कर सकते जानते हैं ये वाला है ए वेक्टर संलग्न और ये है बी वेक्टर। और ए वेक्टर हमें दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी प्रकार बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। तो बच्चों, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। तो पहले तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसके लिए अपन सारणिक का यूज करते हैं आई कैप जे कैप के कैप। इसके घटक लिखेंगे तो 1 माइनस 1 3। बी वेक्टर के घटक लिखेंगे 2 माइनस 7 1। अब इसको सोल्व करेंगे, इसलिए आई कैप इसको छोड़ना है तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 21 माइनस जे कैप इसको छोड़ेंगे तो ये 1 माइनस यहाँ पे देखिए 6 प्लस के कैप के लिए इसको छोड़ेंगे अर्थात -7 और ये माइनस माइनस प्लस के, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2। देखिएगा, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 20 आई कैप माइनस और माइनस प्लस 5 जे कैप और यहाँ पे -7 5 के कैप। ठीक है बच्चों, ये -7 और +2 तो 5 माइनस का 5। तो अपने पास प्राप्त हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें इसका मापांक निकालेंगे, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 400 प्लस 25 प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 450 का वर्गमूल, और इसका अपन वर्गमूल लेते हैं तो वो प्राप्त होता है 15 अंडर रूट 2। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी यही होता है। इसलिए क्षेत्रफल क्या था हमारे पास में, क्षेत्रफल भी यही था। क्षेत्रफल इज इक्वल टू समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल संलग्न भुजाओं, और भुजाएं हमें वेक्टर रूप में दे रखी थी ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसका परिमाण है, तो इसका परिमाण अपन निकाल चुके हैं और वो है 15 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। और क्वेश्चन 11 हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 हमें ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें से कोई एक हमारा उत्तर होगा, उसको हमें ढूंढना है और उसके ऊपर टिक करना है। मान लीजिए कि सदिश ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए वेक्टर का परिमाण 3 और बी वेक्टर का परिमाण √2/3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण पूछा है हमें। देखिएगा, तो पहली बात तो अपन जानते हैं
हम जानते हैं उसको अपन लिख लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप होता है। ये अपन अच्छी तरह जानते हैं। दोनों तरह का अपन मोड ले लेते हैं, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण का मोड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी अपन मोड लेंगे तो ए वेक्टर का ये मोड ही में रहेगा, ये मोड में रहेगा, ये साइन थीटा, और एन वेक्टर का भी मोड लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा होगा। और हमें थीटा निकालना है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। यहां से हमें यह फॉर्मूला मिल गया। और हमें दिया है क्वेश्चन में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये मात्रक सदिश है, अर्थात 1 के बराबर है। और देखिए ए वेक्टर का परिमाण हमें दे रखा है 3, तो यहां लिख देते हैं 3। इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण वो हमें दिया हुआ है √2/3। और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, और उसके लिए अपन यहां लिख चुके हैं कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, अर्थात इसका परिमाण किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखिए यहां पे, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 1 तो ये 1 अपॉन इसकी परिमाण की जगह लिखेंगे 3 इंटू बी वेक्टर का परिमाण के लिखेंगे 2/3, ये √2, ये से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/√2। हमें थीटा निकालना है, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, और ये मान देता है π/4 पे, और यही हमारा आंसर है। अब हमें देखना है 4 ऑब्जेक्ट में π/4 कहां पर है, वही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। और क्वेश्चन 12 भी क्वेश्चन 11 की तरह ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी जिसके स्थिति सदिश हमें दे रखे हैं और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों इसको भी अपन समानांतर चतुर्भुज की तरह ही देख लेते हैं, क्योंकि आयत भी समानांतर चतुर्भुज की तरह होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अर्थात संलग्न भुजाओं, समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर के रूप में हो, तो इससे अपन निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसका परिमाण निकाल लेंगे तो अपने पास क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया हुआ है आयत के रूप में। अब यहां पे देखो, अर्थात ए का स्थिति सदिश हमें दे रखा है, यहां से ए स्थिति सदिश हमें -i 1/2j + 4k -i कैप + 1/2j कैप + 4k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर हमें दिया हुआ है स्थिति सदिश, यहाँ पे ये देखिए i + 1/2j + 4k, तो i कैप + 1/2j कैप + 4k कैप। इसी प्रकार से सी स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है, सी यहाँ पे देखो i - 1/2j + k, तो यहाँ लिख देते हैं i कैप - 1/2j कैप + 4k कैप। और इसी प्रकार से डी स्थिति सदिश हमें दे रखा है, यहाँ से देखिए -i - 1/2j + 4k, तो -i कैप - 1/2j कैप + 4k कैप, ये हमें दिया हुआ है। और अपन मान लेते हैं ये अपने पास में आयत है जिनकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, जो कि क्या है, समानांतर चतुर्भुजी है।
और ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है, बी का स्थिति सदिश दिया हुआ था, यहाँ पे मूल बिंदु इसका स्थिति हमें दे रखा है, इस बार इसका भी स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है, ये सी है, ये अपन मान लेते हैं डी है। अपन जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है ए वेक्टर अर्थात ये वेक्टर और ये संलग्न भुजाओं अर्थात ए बी सदिश क्रॉस ए डी सदिश का परिमाण, ये इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, अब हमारे पास में निकालना है ए बी वेक्टर और फिर अगर ए डी वेक्टर निकाल लेते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे और परिमाण ले लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना है और उसके लिए हमें यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ए बी स्थिति ए बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ए स्थिति सदिश तो माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो देखिएगा इसको अपन सोल्व करते हैं तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ये दो यहाँ से माइनस माइनस प्लस का हो गया है तो ये तो 2 आई कैप, ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस का और ये माइनस का तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस होके 2i बन गया। अब हमें निकालना है ए डी स्थिति सदिश तो वो भी निकाल लेते हैं। ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर के लिए डी स्थिति सदिश यहाँ से माइनस ए स्थिति सदिश तो देखिएगा डी स्थिति सदिश माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप और ये माइनस ए सदिश यहाँ से लगाते हैं और ये यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ये माइनस प्लस का आई कैप, ये प्लस का और माइनस का तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1/2 जे कैप, ऐसे यहाँ पे माइनस 4 के कैप हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, अपने पास बच गया माइनस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप होगा। तो अपने पास प्राप्त हो गया ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए बी स्थित सदिश क्रॉस ए डी सदिश इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो यहाँ से ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है इसके घटक, ऐसे ही ए डी पे यहाँ के देखो ये 0 होगा, ये -1 और ये 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसलिए आई कैप 0 -0 तो ये 0 रहेगा माइनस जे कैप यहाँ पे देखिए इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो 2 × 0 0 और यहाँ पे 0 तो ये भी 0 रहेगा प्लस के कैप के लिए देखिए इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है अर्थात -2 और ये 0 तो अपने पास प्राप्त होगा -2 के कैप। ये अपने पास प्राप्त हो गया ए बी सदिश क्रॉस ए डी सदिश। हमें तो इसका परिमाण भी लेना है, इसलिए ए बी सदिश क्रॉस ए डी सदिश का परिमाण ले लेते हैं अर्थात 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे -2 का स्क्वायर का अंडर रूट अर्थात 4 का अंडर रूट और ये किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया और यही हमें निकालना था। अतः आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर होता है और इसका मान आपने निकाला 2 के बराबर और यही हमारा आंसर है। अब हमें ऑप्शन देखना है कि वहाँ पे 2 कहाँ पर है, जहाँ पे 2 होगा उसको हमें टिक कर देना है। तो बच्चों ये देखिए 2 यहाँ पे है तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम में भी ऐसे आता है या कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आता है तो रफ वर्क करके उसको टिक कर देते हैं, फिर अपन OMR में गोला भर देते हैं तो अपना क्वेश्चन सही हो जाता है और हमें सही मार्क्स मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। अर्थात आज हमने प्रश्नावली 10.4 को संपूर्ण रूप से हल कर लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में अपन विविध प्रश्नावली 10 के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।